आप सभी को जोहार। क्या पीटी में किसी वर्ग के छात्र के लिए 15 गुना परिणाम जारी करना परीक्षा नियमावली का उल्लंघन है? 7 जेपीएससी से 10 जेपीएससी पीटी के रिजल्ट संशोधित रिजल्ट का बात कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए अब सिर्फ कितना कार्य दिवस बचा है, वर्किंग डे बचा है, और क्या 7 जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है वो स्टे हो पाएगा? इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो कैलाश प्रसाद एवं अन्य ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका, उसका मुख्य आधार क्या है और उन्होंने चुनौती दी तो क्या कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि संशोधित रिजल्ट को जो कैलाश प्रसाद हैं वो 407 लोग जिनको बाहर किया गया है उसमें से ये हैं, और इन्होंने ये बोला कि जो रिजल्ट में 1044 नए लोगों को शामिल किया गया और 407 लोगों को बाहर किया गया है, ये गलत है। देखिए इनका जो मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 15 गुना परिणाम जारी करना परीक्षा नियमावली का उल्लंघन है या नहीं है। मेन बात देखिए, इसके प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं। देखिए जब रूल हम 17(1) झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स का बात करते हैं तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि पदों के वर्ष में भरी जाने वाली विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या का 15 गुना होगी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। और उसके बाद का आपको पता है रिलैक्स करने का जो 8% तक के है। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी कैटेगरी के रिजल्ट को इतना करना है, कितना गुना करना है। दूसरा चीज़ है देखिए इसके कौन सी है कि क्या 15 गुना रिजल्ट निकालना परीक्षा नियमावली का उल्लंघन है। तो आपको पता होगा कि श्री कुमार सन्यम के केस में कितना दिनों तक सुनवाई हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, सारे अखबार सारे वीडियो के द्वारा आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो जेपीएससी के पास एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि खंडपीठ में जो सुनवाई हुआ था उस सुनवाई के आलोक में हमने रिजल्ट निकाला। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि निकाला तो क्या कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था? इसका जवाब निगेटिव है। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं। जेपीएस इनका जो दूसरा आधार है जो कैलाश कुमार प्रसाद का जो केस है उसमें देखिए जेपीएससी C1 VC2 कैटेगरी का कट ऑफ घटाकर 248 कर दिया और ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तो हमारे हिसाब से देखिए इसके लिए आयोग स्वतंत्र है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो संकल्प संख्या 5562/19/17 में कि 15 गुना में रिजल्ट अगर निकालना है तो आरक्षित श्रेणी के वैसे उम्मीदवार जिनका प्राप्तांक ये अनारक्षित के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 15 गुना से छोड़कर अंतिम स्थान पे है। कहने का मतलब ये है कि वो इससे ज़्यादा गुना निकाल सकता है। और जो पहले का इस संकल्प संख्या देखिए इस संकल्प से था कि सिर्फ 15 गुना ही रखे जाने का निर्णय है, 15 गुना से आप अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खंड 1 में आपने अभी देखा कि अगर आरक्षित श्रेणी के वैसे उम्मीदवार जिनका जनरल कैटेगरी के जो लास्ट कैंडिडेट हैं उनके बराबर है तो वो सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उस हद तक मतलब इसको रिलैक्स किया गया, मतलब रिजल्ट 15 गुना से भी अधिक हो सकता है। तो ये संकल्प संख्या अभी हाई कोर्ट से चैलेंज होके सेटिसाइड या इसको नल एंड वाइड या अल्ट्रा वाइड्स नहीं किया गया है, इसलिए इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखिए इनका तीसरा जो आधार है कि क्या पूर्व में दिव्यांग का कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था जिसमें 107 का चयन हुआ था, इस बार नहीं है। देखिए इसके बारे में हम ये कहेंगे कि हम इससे सहमत नहीं हैं। आप ये जान सकते हैं कि जेपीएससी ऐसा गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर करेगा तब तो मत पूछिए इसके बारे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए हम इसको एक कंपेयर कर रहे हैं कि इसके पहले भी कुछ सवाल जेपीएससी के खिलाफ ऐसे ही वायरल हुआ था। किसी लड़के का OMR शीट वायरल हुआ था। आरोप ये लगा था कि होनहार छात्र अधिक अंक लाकर भी प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए जबकि कम अंक वाले पास हो गए। उदाहरण दिया गया था, ये रोल नंबर आपको देख रहे हैं कि 230 अंक लाकर पास हो गया और ये रोल नंबर वाले जो है ये 266 लाने के बाद भी फेल हो गया। अब देखिए इस पे जेपीएससी का 25 देख रहे हैं 25 नवंबर को जेपीएससी का रिप्लाई आया था। जेपीएससी ने बिल्कुल इसको खंडन किया, कहा कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि 266 अंक के बावजूद भी चयन नहीं हुआ तो वो अनारक्षित कोटि से बिलोंग करते थे और उनका मार्क्स सिर्फ 240 है। तो इस तरह के जितने भी आधार हैं आप सीधे संशोधित रिजल्ट देख के ये नहीं कह सकते कि उसमें एक भी दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल जेपीएससी नहीं कर सकता। तो जो कैलाश प्रसाद इन्होंने मांग ये किया कि संशोधित रिजल्ट पे पहले स्टे लगाइए और त्रुटि को सुधार कर फ्रेश रिजल्ट जारी किया। अब देखिए हम इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली में कैसे प्रोसेस होता है और किस तरह से सुनवाई होगा और स्टे मिलेगा कि नहीं, हम इस पर चर्चा करते हैं।
कि अगर इन कार्य दिवस में स्टे ऑर्डर नहीं हुआ तो मुख्य परीक्षा तो होना तय है। अब देखिए 7 वर्किंग डेज बचा है, जिसमें से जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक का आदेश उच्च न्यायालय से प्रार्थना कर जारी करवा पाएगा याचिकाकर्ता। अब देखिए, अब आपके सामने ये दिख रहा होगा कि मार्च में देखिए कितना वर्किंग डे बचा, 3, 4, 5, 6, 7, 11 तारीख से तो मुख्य परीक्षा शुरू है, तो 7 कार्य दिवस बचा है। इसमें स्टे जारी होने के लिए क्या जरूरी है? अगर स्टे जारी करवा पाए नहीं कर पाए ये तो कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है, लेकिन इसके लिए होना ये चाहिए कि कम से कम 1-2 दिन में, जैसे कल परसों में सुनवाई रीट का हो जाए। उसके बाद अगर सुनवाई अब तक के सूचीबद्ध नहीं हुआ तो अर्जेंट स्लिप से सूचीबद्ध कराना होगा। उसके बाद देखिए और क्या रिक्वायरमेंट है। जब सुनवाई होगा, देखिए सबसे पहला स्टेप है सुनवाई होगा तो कोर्ट बोलेगा कि जवाबी हलफनामा, जिसको काउंटर एफिडेविट बोलते हैं, कि कैलाश प्रसाद का ऐसा कहना है, आपका क्या कहना है, जेपीएससी राज्य जवाब। इसी बीच में ये कैलाश प्रसाद की तरफ से आइए या तो डाल दिए होंगे या ये डालकर बोलेंगे कि मुख्य परीक्षा पे स्टे लगाया जाए। अगर ये सब कुछ 4-5 वर्किंग डेज में हो पाया, या अगर ये हो पाया, ऐसे तो देखिए हो पाएगा कि नहीं तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हो पाया तभी स्टे पिटीशन पे सुनवाई होगा। जब सुनवाई होगा तब तो स्टे के लिए हम बात करेंगे, और उसके बाद स्टे होने या ना होने का आदेश आ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट है, और स्टे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 7 वर्किंग डेज के बाद क्या होगा, जेपीएससी का मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगा। लेकिन जो तमाम हम जो रिक्वायरमेंट, जो इसका रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना जल्दी सब कुछ अगर पिटिशनर के अनुसार हो जाए, ये बहुत मुश्किल। देखिए बिल्कुल हम निजी राय ही देते हैं, और क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी पर हम बात करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत मुश्किल है। हालांकि कि जैसे कुमार संयम के मामले में याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता दोनों ससमय अपेक्षित कदम, ध्यान रखिएगा, याचिकाकर्ता, उनके वकील, ससमय अपेक्षित कदम, ये सारा रिक्वायरमेंट इन्होंने पूरा करके मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया और उनका ग्रीवांस पूरा हो गया। तो ये सब कुछ अगर हो जाए तो संभव है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ाम इस बार जो जेपीएससी का मुख्य परीक्षा है किसी भी हालत में स्टे हो पाएगा। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 11 से 13 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है, जेपीएससी ने इसका घोषणा कर दिया। रांची में परीक्षा आयोजित होगा। 4885 लोग चयनित है और अपना रोल नंबर, जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड अपना। चलिए, एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और झारखंड जेपीएससी के मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मेरा अपलोड किया हुआ है, आप इसे देखना भूलेंगे नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।